गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में अभी तक में हम लोगों ने पढ़ लिया कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल किस प्रकार से संपन्न होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन क्या होता है, बेगिंग क्या होता है, ये सब अभी तक में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब पॉलन ट्यूब इंटीगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल के अंदर इंटर करती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है मीसोगेमी। जब पॉलन ट्यूब इंटीगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल के अंदर इंटर करती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मीसोगेमी। सभी ने सही सही आंसर दिया। ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही जानकारी वाला चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो वो पीछे का लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है, और सबको समझ में आएगा इस चैप्टर से हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 12 का एग्जाम हो, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में चूंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो हम इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पी पौधों में निषेचन, या फिर इसको बोलेंगे द्विनिषेचन। ठीक है, नोट्स भी हम यहाँ पर लिख देंगे, उसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। अभी जो हम कुछ फिगर बनाए हुए हैं यहाँ पूरी कहानी को समझते हैं, फर्टिलाइजेशन की पूरी कहानी को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद हम नोट्स भी लिख देंगे और एक एक लाइन करके हम सब कुछ पढ़ करके समझा देंगे। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझना है। हम लोगों ने पॉलिनेशन में क्या पढ़ा कि एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और वो किसी तरह से कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। ये जो फिगर है ये एक कार्पेल है या पिस्टिल है, ये एक कार्पेल या पिस्टिल है। एक कार्पेल या पिस्टिल के तीन भाग होते हैं, कौन कौन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये फूला हुआ भाग हो गया ओवरी। तीन भाग है ना, मतलब ये है एक कार्पेल या पिस्टिल जो कि फ्लावर में मौजूद रहता है। ठीक है, अब इस ओवरी के अंदर में हम यहाँ पर एक ओव्यूल का फिगर बना दिए हैं। ओवरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। ठीक है, तो ये एक ओव्यूल है। अब ओव्यूल का ये एक डंठल है जिसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं। अभी नाम नहीं लिखे हैं, अभी जितना सा से मतलब है बस उतना सा का नाम लिखे हैं। ठीक, तो देखो जरा ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझ लो। ये एक ओव्यूल है, देखो लिखे है ना ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर में एक बड़ी सी थैली के समान स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रायोसेक। तो ये हो गया एम्ब्रायोसेक। ठीक, इस एम्ब्रायोसेक में यहाँ पर 3 सेल्स है जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, 3 सेल्स है, इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। पढ़ाया हुआ ये सब। ठीक, अब देखो ये बीच में 2 न्यूक्लियस है, इस दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों ज्वाइंट होकर के एक बन जाएगा और जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिल करके एक हो जाता है तो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। और देखो लिखा है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड हो जाएगा। और ये रियल में क्या है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई का ही मिश्रण होता है, यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई अभी अलग अलग दिखाई पड़ रहा है और जैसे ये दोनों ज्वाइंट होकर के एक हो जाएगा तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक, अब नीचे में देखो यहाँ 3 सेल्स दिखाई पड़ रहा है जिसमें से ये जो 2 छोटा साइज का नीचे की ओर जो सेल्स है इसको बोलेंगे सिनर्जिड्स, और उसी के पास एक बड़ा साइज का जो सेल है ये कहला गया एग सेल। एक पोलन ग्रेन के अंदर में 2 मेल गेमिट का निर्माण होता है और एक ओव्यूल के अंदर में 2 फीमेल गेमिट का निर्माण होता है। तो पहले देखते हैं कि ओव्यूल में 2 फीमेल गेमिट कहाँ पर है।
ये जो एग सेल दिखाई पड़ रहा है ना, जो हैप्लॉइड है, ये वन पीस एग सेल, ये है एक फीमेल गैमेट। वन पीस जो एग सेल है ये है ओव्यूल के अंदर का एक फीमेल गैमेट, ठीक है। और दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से जो बनेगा एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है सेकेंड फीमेल गैमेट। यानी कि एक फीमेल गैमेट हो गया एग सेल और दूसरा फीमेल गैमेट हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। थोड़ा सा प्रोसेस को भी हम रिकॉल कर लेते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक। चलो, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन जैसे ही होता है तो एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके इस पिस्टिल के स्टिग्मा पर आ जाता है। देखो, ये स्टिग्मा के ऊपर क्या आ चुका है? पोलन ग्रेन आया है ना। देखो, स्टिग्मा के ऊपर क्या आ चुका है? ये पोलन ग्रेन। बहुत सारा पोलन ग्रेन आ सकता है। अब अगर ये पोलन ग्रेन राइट टाइप का है, सही प्रकार का है, अगर गलत प्रकार का पोलन ग्रेन रहेगा ना तो फिर वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सही प्रकार का पोलन ग्रेन है तो फिर ये पोलन ग्रेन धीरे धीरे स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित हो जाएगा। चलो, पोलन ग्रेन यहाँ पर अंकुरित हुआ। जैसे ही पोलन ग्रेन अंकुरित होता है तो इससे एक पोलन ट्यूब निकलती है। देखो, ये पोलन ग्रेन है और जैसे स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित हुआ तो एक नली का निर्माण हुआ। इस नली को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे की ओर वृद्धि करने लगती है, इस टाइल से होकर के नीचे आने लगती है, फिर ये ओवरी की ओर आती है, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। यानी कि पॉलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है ना, अगर वो पोलन ग्रेन सही प्रकार का है तो स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने ऊपर अंकुरित होने देती है। बस पोलन ग्रेन अंकुरित हो जाता है तो उससे एक नली निकलती है, उस नली को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे वृद्धि करते हुए ओवरी की ओर आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। अब देखो, जरा सा हम इधर ध्यान देते हैं। ये एक पोलन ग्रेन का फिगर है और यहाँ पर पोलन ग्रेन अंकुरित हो रहा है। दोनों पोलन ग्रेन है, एक नॉर्मल पोलन ग्रेन है और ये पोलन ग्रेन यहाँ पर अंकुरित हो रहा है। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर में हम देख रहे हैं कि हमें दो सेल दिखाई पड़ रहा है। एक सेल है जेनरेटिव सेल और एक सेल है वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। इस वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं, ठीक है। अभी दो मेल गैमेट नहीं बना है, बनेगा, अभी दो मेल गैमेट बनेगा। और इसी कंडीशन में हम बताए भी थे कि 60% प्लांट्स में जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वह पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो पोलन ग्रेन उसमें जो है दो सेल प्रेजेंट रहता है, एक है जनरेटिव सेल और एक है वेजिटेटिव सेल। इसी रूप में स्टिग्मा के ऊपर आता है। अब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन देखो अंकुरित हुआ। जैसे ही पोलन ग्रेन अंकुरित होता है तो ये पोलन ट्यूब निकल गया। अब ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगती है। तो पोलन ग्रेन के अंदर का एक वेजिटेटिव सेल, देखो समझना, एक वेजिटेटिव सेल इस पोलन ट्यूब के अंदर, मतलब जो एक ही वेजिटेटिव सेल है, ये आ जाता है कहाँ? पोलन ट्यूब के अंदर। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। देखो, ये वाला है ना। और ये जो जेनरेटिव सेल है ये उस वेजिटेटिव सेल के पीछे पीछे भी आगे की ओर बढ़ने लगता है। यानी कि आगे आगे वेजिटेटिव सेल और पीछे पीछे एक जेनरेटिव सेल भी आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो पोलन ट्यूब में गति करने के दौरान ही, पोलन ट्यूब में गति करने के दौरान ही इस जेनरेटिव सेल में विभाजन हो जाता है। एक जेनरेटिव सेल विभाजित हो जाता है और दो मेल गैमेट बन जाता है। देखो, अभी मान लो कि यहाँ पर एक ही वेजिटेटिव सेल था, इस तरह से आगे वो बढ़ रहा था और आते आते रास्ते में ही एक जेनरेटिव सेल जो था वो आगे बढ़ रहा था और उस जेनरेटिव सेल में विभाजन हो गया और विभाजन करके वो जेनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बना लिया। तो एक जेनरेटिव सेल ही विभाजन करके दो मेल गैमेट का निर्माण किया।
और ये जो वेजिटेटिव सेल है या ट्यूब सेल है ये विभाजन नहीं किया। अब धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब और आगे की ओर वृद्धि करते जा रहा है। देखो ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे आगे की ओर वृद्धि करते जा रहा है। अच्छा, ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका कार्य क्या होता है? वेजिटेटिव सेल का कार्य है पोलन ट्यूब को एम्ब्रायोसेक की ओर, एम्ब्रायोसेक की दिशा में गति करने में मदद करना। यानी कि ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, इससे कुछ केमिकल्स निकलता है, इस वेजिटेटिव सेल से कुछ केमिकल्स निकलता है और उस केमिकल्स के वजह से ये जो पोलन ट्यूब है इसको एम्ब्रायोसेक की ओर का रास्ता पता चलता है। यानी कि ये जो पोलन ट्यूब है ना, इस पोलन ट्यूब को आगे चल करके ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करना है। उस पोलन ट्यूब को आगे चल करके ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करना है। अब पोलन ट्यूब को थोड़े ना पता है कि कहाँ पर एम्ब्रायोसेक है, कहाँ पर ओव्यूल है। इसको कोई आंख थोड़े ना है कि रास्ता देखते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो कुछ सिग्नल मिलता है, यानी कि पोलन ट्यूब को कुछ सिग्नल मिलता है, कुछ रास्ते के लिए जो है उसे कुछ सिग्नल मिलता है और उसके वजह से ये पोलन ट्यूब अपने गंतव्य स्थान तक ये पहुंच जाता है। यानी कि जहां उसको एम्ब्रायोसेक तक पहुंचना है वो वहां पहुंचेगा। तो डायरेक्शन कहां से मिल रहा है? ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, यही इस पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रदान करता है कि तुम जो है इस तरह से आगे बढ़ो और इस तरह से बढ़ोगे तो तुम कहां पहुंच जाओगे? ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आते आते ही एक जनरेटिव सेल विभाजन करके कितना मेल गैमेट बना लिया? 2 मेल गैमेट बना लिया। ठीक, चलो अब हम कहाँ आ चुके हैं कि ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये अब ओव्यूल के पास जैसे आने के बाद क्या होता है कि प्रायः अधिकांश पौधे में क्या होगा कि ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये ओव्यूल के माइक्रोपाइल से होकर के अंदर प्रवेश कर जाती है और चली जाती है कहाँ? ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक के अंदर। ये पोलन ट्यूब वृद्धि करते हुए माइक्रोपाइल से होकर के कहाँ प्रवेश कर जाती है? ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक के अंदर। हम ये समझ गए कि वेजिटेटिव सेल का काम है पोलन ट्यूब को दिशा प्रदान करना, ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक की ओर दिशा प्रदान करना। ठीक है, पीछे पीछे 2 मेल गैमेट भी आ रहा है। तो जब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर रही होती है तो धीरे धीरे ये वेजिटेटिव सेल नष्ट होने लगता है। ये वेजिटेटिव सेल जो है ना, ये वाली वेजिटेटिव सेल, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो बचेगा क्या? केवल 2 मेल गैमेट। मतलब धीरे धीरे वेजिटेटिव सेल नष्ट होना शुरू हो चुका है। कुछ देर के बाद वो वेजिटेटिव सेल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो होता क्या है। जैसे ही ओव्यूल के मैक्रोपाइल के आसपास ये पोलन ट्यूब रहता है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब जब मैक्रोपाइल के आसपास रहता है तो यहां पर फिगर पर ध्यान देना है। ये जो 2 सिनर्जिड्स है, ये जो 2 पीस सिनर्जिड्स है ना, एक है एग सेल, 2 पीस क्या है? सिनर्जिड्स। तो 2 सिनर्जिड्स में से, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, 2 सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड्स नष्ट हो जाता है। एक सिनर्जिड्स क्या होगा? चलो मान लिया कि ये वाला जो सिनर्जिड्स है ना, ये वाला, ये एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तो इधर वाला सिनर्जिड्स क्या हो गया? नष्ट हो गया, फट गया। ये सिनर्जिड्स क्या हो गया? फट गया। तो इसके फटने से इसके अंदर का केमिकल्स बाहर निकल गया। यानी कि 2 सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड्स फट गया, नष्ट हो गया। तो जैसे ही एक सिनर्जिड्स नष्ट होगा, ठीक है, जैसे एक सिनर्जिड्स नष्ट होगा वैसे उसके अंदर का केमिकल्स बाहर निकल जाएगा। अब वो जो केमिकल्स निकला, वो केमिकल्स इस पोलन ट्यूब को दिशा प्रदान कर देता है। वो केमिकल्स ये पोलन ट्यूब हम क्या बोले, कहां तक, मान लो कि कहां तक आ चुका है? ये आ चुका है माइक्रोपाइल के पास। ठीक, अब माइक्रोपाइल के पास आते आते ये वेजिटेटिव सेल तो धीरे धीरे नष्ट होने लगा ना, तो वेजिटेटिव सेल तो अपना आप काम कर नहीं सकेगा, तो फिर अब उसको आगे डायरेक्शन कौन दिखाएगा? तो डायरेक्शन दिखाने के लिए
एक सिनर्जिड्स नष्ट हो जाता है और उसके अंदर का केमिकल्स निकलेगा और वो केमिकल्स ही इसको पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का काम करता है और उस सिग्नल को पहचान करके पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ये आ जाता है कहाँ, ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक के अंदर में ये प्रवेश करने लगता है। तो एक सिनर्जिड्स तो नष्ट हो चुका है, लेकिन एक और सिनर्जिड्स जो है वो बचा हुआ है। तो अब ये जो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करती है, तो कौन सा जगह है जहां से कि ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है? तो ज्यादा करके यही होता है कि जिस जगह में ये जो एक बचा हुआ सिनर्जिड है ना, उसी जगह से ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर जाती है। और मतलब तेजी से इस तरह से जो जाती है ना, तो होता क्या है कि ये इतना इसका झटका तेज रहता है ना कि देखो जरा सा फिगर पर ध्यान देना है कि ये जो है ना, जो शेष बचा हुआ एक सिनर्जिड है ना, उसी के अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे वृद्धि करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए अब जो ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में जो प्रवेश कर रही है, तो ये जो एक पीस बचा हुआ है सिनर्जिड, उसी के अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी कि सिनर्जिड तो किनारे में रहता ही है, तो एक तो पहले नष्ट हो गया, अब एक बचा हुआ है, तो ये पॉलन ट्यूब उस सिनर्जिड के अंदर ही प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर प्रवेश करती है, तो ये दूसरा सिनर्जिड भी टूट पड़ता है। एक सिनर्जिड पहले खत्म हो गया था, अब पॉलन ट्यूब जो आया वो कहाँ चला गया, दूसरे सिनर्जिड के अंदर ही चला गया, तो उसको तोड़ते हुए अंदर घुस गया। अब क्या होगा, ये जो सेकेंड सिनर्जिड है ये भी रप्चर कर गया, ये भी टूट गया, ठीक। और अब देखो क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब, थोड़ा सा यहां आते हैं, ये जो पॉलन ट्यूब का जो अगला भाग है, ये वाला भाग, ये जो अगला भाग है ना, यहां पर एक छिद्र बन जाता है। इस जगह में ये इससे कटेगा, टूट जाएगा और यहां पर एक छिद्र बन जाएगा। तो जैसे छिद्र बन गया और वेजिटेटिव सेल तो खत्म हो चुका है, यहां जैसे छिद्र बनेगा तो ये दोनों मेल गेमेट उस छिद्र से यहां बाहर निकल जाएगा। पॉलन ट्यूब में छिद्र बना, वेजिटेटिव सेल खत्म हो चुका है, अब ये दो मेल गेमेट जो है उस छिद्र से बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो कहां आएगा, बाहर निकलेगा तो कहां आएगा, तो पॉलन ट्यूब किसके अंदर में प्रवेश की हुई है, पॉलन ट्यूब जो सेकेंड सिनर्जिड है ना, उसी के अंदर में प्रवेश की हुई है। तो सिनर्जिड तो एक टूटा फूटा सिनर्जिड होगा और उसी के अंदर में पॉलन ट्यूब चला गया। सिनर्जिड के अंदर में उसका साइटोप्लाज्म होगा, सिनर्जिड के अंदर में सिनर्जिड का अपना साइटोप्लाज्म होगा। अब जैसे पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर गया ना, तो पॉलन ट्यूब के शीर्ष भाग पर छिद्र बन गया और उसके अंदर का दोनों मेल गेमेट यहां से निकला, दोनों मेल गेमेट निकल करके ये कहां चला गया, जब निकलेगा तो बोलो कहां जाएगा, वह जाएगा सिनर्जिड, टूटे फूटे सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। यानी कि मेल गेमेट जब पॉलन ट्यूब से निकलता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बात बता रहे हैं, मेल गेमेट जैसे पॉलन ट्यूब से बाहर निकलेगा तो वह कहां जाएगा, वह जाएगा टूटे हुए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, टूटे हुए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में गया, ठीक है। अब वो सिनर्जिड तो धीरे धीरे और भी टूटते जाएगा, बिखरते जाएगा। तो हम जान गए कि दो मेल गेमेट, पोलन ग्रेन का दोनों मेल गेमेट अब पहुंच चुका है ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में। अब एक मेल गेमेट जो होगा, एक मेल गेमेट जो होगा, देखो एक, चलो हम क्या करते हैं, अब नीचे आते हैं, इस फिगर पर आते हैं। ये जो फिगर है ना, ये केवल ओव्यूल के अंदर का ये एम्ब्रायोसेक है। ये पूरा तो कार्पेल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में ये वाला एम्ब्रायोसेक है। तो हम सिर्फ इस एम्ब्रायोसेक को यहां बड़ा करके बना दिए। देखो जरा से यहां पर है क्या क्या, देखो लिखा है ना एम्ब्रायोसेक, ये दो पोलर न्यूक्लियस जुड़ गया, क्या बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि 2n हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देख रहे हैं कि एग सेल है और बाकी ये जो डॉटेड लाइन से हम बनाए हैं, ये क्या है, डॉटेड लाइन का मतलब अब वो सब नष्ट हो रहा है या नष्ट हो चुका है। यानी कि दो सिनर्जिड्स या तो नष्ट हो रहा है या तो नष्ट हो चुका है। और इस दौरान ये जो 3 एंटीपोडल सेल्स है ना, ये भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ये एंटीपोडल से, इसीलिए हम यहाँ एंटीपोडल सेल को भी डॉटेड लाइन से बनाए हैं।
मतलब कि ये एंटीपोडल सेल भी धीरे धीरे क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। बस समझ लो कि ये 3 एंटीपोडल सेल जो यहाँ पर था ये नष्ट हो गया, 2 सिनर्जिड्स था ये भी नष्ट हो गया। अब एम्ब्रायो सेक के अंदर में बचा 1 पीस एग सेल और 1 पीस सेकेंडरी न्यूक्लियस। एग सेल होता है हैप्लॉइड और सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि इसका निर्माण 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से हुआ। 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई मिल गया और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होगा। मतलब n + n मिलकर के क्या होगा, 2n। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया डिप्लॉइड। तो अभी हम बताए कि दोनों मेल गेमिट आ चुका है कहां, ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक में। चलो ऐसा करते हैं, चलो ये जो है ना कुछ फिगर हम बना के दिखा रहे हैं, ध्यान देना है यहाँ। ये चलो एक मेल गेमिट ये है, दूसरा मेल गेमिट ये है, ठीक है। अभी हम ये जो रेड कलर से जो बना रहे हैं ना, फिर इसको तुम लोग तो जब बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसको मिटा देंगे, ठीक। तो ये एक मेल गेमिट है, दूसरा मेल गेमिट ये है। अब देखो होता क्या है, एक मेल गेमिट मूव करता है एग सेल की ओर और दूसरा मेल गेमिट मूव करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर। मतलब एक मेल गेमिट मूव किया एग सेल की ओर, दूसरा मेल गेमिट मूव किया सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर। देखो 2 मेल गेमिट एम्ब्रायो सेक में आ चुका है, एक मेल गेमिट किसकी ओर जाने लगा, एग सेल की ओर, दूसरा मेल गेमिट किसकी ओर जाने लगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो एक मेल गेमिट है ये जुड़ जाएगा एग सेल के साथ, उसके अंदर में प्रवेश कर जाएगा। तो जब एक मेल गेमिट एग सेल के साथ में फ्यूज होगा तो ये तो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सिनगेमी। इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, सिनगेमी, ठीक है। जरा ध्यान देना, हम क्या बोले, एक मेल गेमिट जुड़ जाएगा किसके साथ, एग सेल के साथ। इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, सिनगेमी बोलेंगे। और जैसे ही सिनगेमी होगा तो बन जाएगा यहां पर जायगोट। क्या बन जाएगा यहां पर, जायगोट। अब ये जो सेकेंड मेल गेमिट है ये जाकर के जुड़ जाएगा किसके साथ, ये जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इधर भी तो एक मेल फीमेल गेमिट का फ्यूजन हो रहा है, मतलब ये भी फर्टिलाइजेशन है। तो जब सेकेंड मेल गेमिट जुड़ेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो इस फर्टिलाइजेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या यूज करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिसंलयन। यानी कि एक जो फर्टिलाइजेशन है वो कहला गया सिनगेमी और जो दूसरा फर्टिलाइजेशन है ये कहला गया ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी एक ही होता है। मेल फीमेल गेमिट का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी भी बोलते हैं। सिनगेमी जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा वैज्ञानिक शब्द हो जाता है, ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड है। फर्टिलाइजेशन एक नॉर्मल वर्ड है, मेल फीमेल गेमिट का फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन को अगर हम ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड के रूप में यूज करें तो फिर क्या बोलेंगे, सिनगेमी, ठीक है। और सेकेंड मेल गेमिट जुड़ गया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो इस फर्टिलाइजेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, त्रिसंलयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है ना, यहां पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। 3 न्यूक्लियस आपस में ज्वाइंट होता है। कौन कौन, देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई था ना अलग अलग, दोनों पोलर न्यूक्लिया आपस में जुड़ गया, एक बन गया तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाया। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में तो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक। अब एक मेल गेमिट में भी न्यूक्लियस होता है ना, एक मेल गेमिट उसमें भी न्यूक्लियस है तो मेल गेमिट भी उसके अंदर में प्रवेश कर गया। तो मेल गेमिट का एक न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बना है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो 2 न्यूक्लियस हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस का और एक न्यूक्लियस हो गया मेल गेमिट का। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 3 न्यूक्लियस। तो 3 न्यूक्लियस का चूंकि फ्यूजन हो गया इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन होगा तो बनेगा क्या,
जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन होगा तो बनेगा क्या, समझना बात को। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस यानी कि एक केंद्रक है जो कि डिप्लॉयड है 2n। इसके अंदर एक हैप्लॉइड मेल गैमेट चला गया, तो ये था पहले से 2n और उसके अंदर में एक n वाला मेल गैमेट चला गया, तो बनने वाला जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो तो 3n हो जाएगा ना। तो 3n वाला एक न्यूक्लियस बनता है, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, और उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऐसा करते हैं कि हम एक और फिगर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और फिगर बनाते हैं, देखो जरा सा ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो 3 एंटीपोडल सेल था ये चलो खत्म हो गया, 2 सिनर्जिड्स था ये भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्या बचा, एग सेल। तो एग सेल में एक मेल गैमेट जाके जुड़ गया है, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो तो, यहाँ तो बन गया अब जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड यानी कि 2n होगा कि नहीं। एक मेल गैमेट जुड़ गया एग सेल के साथ, तो मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाया, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा 2n, क्योंकि n के मिलने से बना है 2n। ठीक, अब यहां पर था एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहां पर था सेकेंडरी न्यूक्लियस और उसके साथ भी एक मेल गैमेट आकर के जुड़ गया। तो मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी प्रेजेंट था 2 न्यूक्लियस, तो टोटल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद यहां पर एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लिख देते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं PEN, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि हो जाएगा कैसा 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड। यानी कि ये जब ट्रिपल फ्यूजन होता है ना तो उसके बाद एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस प्राप्त होता है, और उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर शॉर्ट में बोलेंगे PEN, जो कि कैसा होता है ट्रिप्लॉइड 3n होता है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अब ओव्यूल के अंदर में ये 2 स्ट्रक्चर बचा, एक जाइगोट बचा और एक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचा। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़े थे कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये जिस बड़े से सेल के अंदर होता है, जिस बड़े से सेल के अंदर होता है, उस बड़े से सेल को, उस बड़े सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। लेकिन कि अब ये जो बड़ा सा सेल बना, जिस बड़े सेल के अंदर में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिस बड़े सेल के अंदर में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हम इस पूरे बड़े सेल को बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और उसी के न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि होता है ट्रिप्लॉइड। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक मेल गैमेट जुड़ा एग सेल के साथ, बोले इसको सिनगेमी, दूसरा मेल गैमेट जुड़ा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इसको बोले ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि ओव्यूल के एक ही एम्ब्रायो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार हुआ कि नहीं। एक मेल गैमेट का फ्यूजन एग सेल के साथ, दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो 2 मेल गैमेट का फ्यूजन 2 फीमेल गैमेट के साथ हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला फर्टिलाइजेशन सिनगेमी, सेकेंड फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। तो चूंकि ओव्यूल के एक ही एम्ब्रायो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर S के स्थान पर हम Z भी दे सकते हैं, दोनों सही होता है। हम S के स्थान पर Z भी दे सकते हैं, S भी दे सकते हैं। NCERT में इस तरह का S यूज़ किया गया है, और अदर किसी बुक में देखते हैं तो वहाँ Z यूज़ किया गया है। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक,
तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को हम एक साथ मिला करके बोल दिए डबल फेटलेशन। अब जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितना भी पुष्पी पौधा है, यानी जितना भी एंजियोस्पर्म ग्रुप का प्लांट्स होता है, सब में हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन ही होगा। यानी कि पुष्पी पौधा में जब भी फर्टिलाइजेशन होगा ना, हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और डबल फर्टिलाइजेशन केवल पुष्पी पौधों में ही होता है। और अगर हम पुष्पी पौधा को छोड़ दें, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को छोड़ करके बाकी किसी ग्रुप के प्लांट का बात करें, तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलता, बाकी सब में सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा। केवल एंजियोस्पर्म ग्रुप का प्लांट्स है, यानी कि केवल फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पी पौधे होते हैं जिसमें हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर, एक खास लक्षण होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। हम प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, हम लोग समझ गए कि फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से संपन्न होता है। तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या बन गया, यहाँ पर बन गया जायगोट और यहाँ बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसके आगे का भी कहानी थोड़ा सा समझ लो। एक काम करते हैं, हम एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक और फिगर हम तैयार करते हैं। अब क्या होगा, अभी ये जो जायगोट है, ये जो यहाँ पर जायगोट है, वह कुछ समय तक एकदम से स्थिर हो जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जायगोट से आगे चल करके एम्ब्रायो बनेगा। जायगोट में लगातार डिवीजन होगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, इस तरह से सेल्स का नंबर बढ़ेगा और वो एम्ब्रायो बन जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ना और जायगोट बनता है, तो कुछ समय के लिए ये जायगोट स्थिर हो जाएगा, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, सुसुप्तावस्था में वो चला गया, नींद में चला गया। ठीक, ऐसे समझना है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें बार बार डिवीजन होता है। इस न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, पूरी सेल में नहीं हो रहा है, इस केवल न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है। तो जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में एक बार डिवीजन होगा, तो कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। देखो थोड़ा इंक सूख गया है, कोई बात नहीं, 2 न्यूक्लियस बना। फिर इस दोनों न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन होगा, तो फिर कितना बन जाएगा, 4 बन गया। फिर चारों में डिवीजन होगा, फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से कई बार डिवीजन होता है। इसके न्यूक्लियस में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कई बार डिवीजन होगा और बहुत बार डिवीजन होता है यहाँ पर। ठीक है, कई बार डिवीजन होगा, बहुत बार डिवीजन हुआ और बन गया बहुत सारा। देखो फिगर, बहुत सारा क्या बन चुका है, न्यूक्लियस। ये सभी न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा है, 3n ट्रिप्लॉइड, और इसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन हुआ और बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया। अब अभी तक देख रहे हैं कि जायगोट ज्यों का त्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं जायगोट। ये जायगोट अभी ज्यों का त्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, एक और फिगर बनाते हैं। बोर नहीं हो रहे हो ना, फिगर बहुत सारा बना रहे हैं, तो एक और फिगर हम बना लेते हैं। देखो इस बार देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर है ये जायगोट। ठीक, यहाँ क्या है, नीचे जायगोट, और यहाँ पर अभी इसी के जैसा बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियस है, बहुत सारा न्यूक्लियस है कि नहीं, बहुत सारा, देखो बहुत सारा न्यूक्लियस है ना। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस, यहाँ बहुत सारा जो न्यूक्लियस है, इसमें आउटसाइड से अंदर की ओर सेल वॉल बनना शुरू होगा। यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके बाहर ये सेल वॉल बनना शुरू हुआ, इसके बाहर फिर ये सेल वॉल, इसके बाहर ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, इस तरह से आउटसाइड, एकदम याद रखो ये सब पॉइंट, ये सब बात जो बता रहे हैं, बाहर की ओर से, यानी कि न्यूक्लियस तो बहुत सारा है, बाहर की ओर में जो न्यूक्लियस है, पहले उसके चारों ओर सेल वॉल बनेगा। ठीक है, जब सेल वॉल बन गया, फिर अब उसके भी अंदर में जो न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सेल वॉल बनेगा। देखो अब सेल वॉल बना,
अब जब यहाँ भी सेल वॉल बन गया तो फिर अब धीरे धीरे और अंदर के न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनेगा, सबके चारों ओर सेल वॉल बनेगा, लेकिन स्टार्ट होगा कहां से? बाहर की ओर से। तो ये जो यहाँ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये जो ट्रिप्लॉइड सेल का जो ग्रुप यहाँ पर, ये सभी सेल ट्रिप्लॉइड होगा। देखो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड 3n, क्रोमोसोम 3 का नंबर में पेयर्स बनाएगा, ठीक है, एक सेट में 3 रहेगा, 3 क्रोमोसोम रहेगा। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड 3n, तो इसके डिवीजन से बनने वाला सभी न्यूक्लियस भी होगा ट्रिप्लॉइड। अब इसके चारों ओर जो सेल वॉल बन रहा है वो सेल के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सभी सेल ट्रिप्लॉइड होगा कि नहीं? तो ये जो सेल्स का ग्रुप है, ये जो सेल्स का यहाँ पर ग्रुप तैयार हुआ, सेल्स के इस ग्रुप को हम कहते हैं एंडोस्पर्म, इसको बोलेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं दिखेगा तो हम लिख देंगे बाद में, ठीक। तो ये सेल्स का जो ग्रुप है, ये जो ट्रिप्लॉइड सेल्स का ग्रुप है, हम इस ग्रुप को बोलते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म भी कैसा है? ट्रिप्लॉइड है, 3n। एंडोस्पर्म भी कैसा है? ट्रिप्लॉइड है, 3n है। आ रहा है समझ में? ठीक। अब अभी एंडोस्पर्म तैयार हो ही रहा है, फिगर में देख रहे हो कि थोड़ा आउटसाइड जो भी न्यूक्लियस था उसके चारों ओर सेल वॉल बन चुका है और वो सेल में कन्वर्ट हो गया। अभी बीच का जो न्यूक्लियस है ये अभी भी बचा हुआ है और प्रोसेस जारी है, सेल वॉल लगातार बनते जा रहा है, ठीक। अब ये जायगोट इतना समय तक क्यों रुका? जायगोट से आगे चल करके बनना है एम्ब्रायो, जायगोट से आगे चल करके क्या बनना है? एम्ब्रायो। लेकिन कि यहाँ पर अभी जायगोट एक समय, कुछ समय तक यहाँ पर स्थिर रह गया, रुका कि नहीं? देखो यहाँ पर जायगोट इंडोस्पर्म से के विकास का प्रोसेस बढ़ रहा है, लेकिन जायगोट यहाँ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, अभी भी यहाँ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? जब ये इंडोस्पर्म विकसित हो जाता है, थोड़ा विकसित हो जाता है, तो इंडोस्पर्म में फूड स्टोर हो जाता है। इस एंडोस्पर्म में क्या स्टोर हो जाएगा? फूड, भोजन जमा हो जाएगा। अब वही भोजन धीरे धीरे मिलने लगेगा इस जायगोट को। एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोर रहेगा वही फूड मिलने लगेगा धीरे धीरे किसको? जायगोट को। तो जायगोट को थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं। जायगोट को जैसे ही फूड मिलेगा ना, अब जायगोट डिवाइड होना शुरू होगा। चलो फर्स्ट डिवीजन हुआ, देखो 2 सेल बन गया। लगातार एंडोस्पर्म का फूड लगातार मिलते जा रहा है जायगोट को। पहले यहाँ पर 2 सेल वाला स्ट्रक्चर बनाता, अब हम इसको 2 सेल्ड एम्ब्रायो बोलेंगे कि नहीं? फिर माइटोसिस होगा, ठीक, फिर 4 सेल्ड एम्ब्रायो बन जाएगा। देखो फिर यहाँ पर और भी बहुत सारा सेल्स बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है? ये देखो अब तैयार हो रहा है ये एम्ब्रायो, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। एम्ब्रायो तैयार हुआ, यानी कि हमको इतना समझ में आया कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक में होता है एक एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि जुड़ के बना लेता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो बन जाएगा यहाँ एक जायगोट और बन जाएगा एक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आगे चल करके जायगोट से बनना है एम्ब्रायो और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे चल करके बनना है इंडोस्पर्म। लेकिन जायगोट कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। जायगोट से तुरंत एम्ब्रायो का विकास नहीं होता है। पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस विकसित होकर के इंडोस्पर्म बनाता है। कैसे विकसित होगा? तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में लगातार माइटोसिस डिवीजन होगा और बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा। फिर बाहर की ओर से अंदर की ओर धीरे धीरे सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और वो सेल के रूप में परिवर्तित होने लगेगा और यही सेल्स का ग्रुप कहलाता है इंडोस्पर्म। इस इंडोस्पर्म में भोजन जमा हो जाएगा, वही भोजन धीरे धीरे मिलने लगेगा एम्ब्रायो को, और वो जायगोट को मिलने लगेगा और फिर भोजन लेने के बाद ये जायगोट धीरे धीरे डिवीजन करेगा और ये एम्ब्रायो में विकसित होने लगेगा। तो लगातार इंडोस्पर्म से भोजन एम्ब्रायो को मिलते जाता है और एम्ब्रायो का सेल्स लगातार डिवीजन करते रहेगा और ये अपना विकास करेगा, अपना ग्रोथ करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद
जायगोट से एम्ब्रायो का विकास तब तक नहीं होता है जब तक कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म विकसित ना हो जाए। मतलब पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म विकसित होगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, उसके बाद जायगोट से एम्ब्रायो का विकास होगा। हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी कहानी को समझा। इस डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया? डबल फर्टिलाइजेशन का खोज करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम? तो साइंटिस्ट का नाम है नावस्चिन। नावस्चिन नाम के साइंटिस्ट ने नावस्चिन और उनके साथ में थे गिगनार्ड। तो नावस्चिन और गिगनार्ड दो साइंटिस्ट ने मिलकर के सबसे पहले इस डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया था। ये पूरी कहानी समझ में आया? तो ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ फिगर को हम मिटाते हैं और फिर तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? तो और तो भी कुछ मिटाने लायक है नहीं, सब चीज़ तो ठीक ठाक बुझा रहा है। हाँ, तो तुम सब, अच्छा यहाँ पर ये भी हमको मिटाना पड़ेगा, अभी हम मिटा देंगे, तुम लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ठीक। तो अब जो नोट्स में लिखा हुआ है वो हम एक तरफ से पढ़ते हैं। इस नोट्स के लिए जो फिगर होना चाहिए था वो फिगर हम मिटा दिए हैं। देखो बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ता है एक साथ और सब कुछ हम बोर्ड पर एक साथ नहीं लिख सकते हैं, जगह की कमी हो जाती है। तो हम एडिटिंग करके फिगर को साइड में डालने का कोशिश करेंगे और फिगर पर भी ध्यान देना है। फिगर तो ऐसे भी ध्यान में होगा और जो लिखे हैं इसको भी ध्यान में देना है, ठीक है? तो पढ़ते हैं एक तरफ से क्या लिखा हुआ है। पॉलिनेशन के दौरान एंथर से निकला पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचता है, ठीक है? पॉलिनेशन जब होगा तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचेगा। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन अंकुरित होता है, ठीक है, जिससे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है और वह पॉलन ट्यूब वृद्धि करते हुए स्टाइल से होकर ओवरी की ओर आता है और प्रायः माइक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक में प्रवेश कर जाता है। सिंपल सी बात है कि पॉलिनेशन के दौरान एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचेगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होगा, पॉलन ट्यूब निकलेगा, पॉलन ट्यूब धीरे धीरे वृद्धि करेगा और वो ओवरी की ओर जाएगा, फिर ओव्यूल के माइक्रोपाइल से होकर के उसके एम्ब्रायो सेक में प्रवेश कर जाता है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या है। पॉलन ट्यूब में आगे आगे एक वेजिटेटिव सेल यानी कि ट्यूब सेल और उसके पीछे से दो मेल गैमेट गति करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना? बताए थे ना फिगर में भी कि पॉलन ट्यूब में आगे आगे एक वेजिटेटिव सेल जाएगा और उसके ठीक पीछे से दो मेल गैमेट आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है? आगे देखो क्या है। वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब को एम्ब्रायो सेक की ओर गति करने में दिशा निर्देशित करती है ना? वेजिटेटिव सेल जो है ना वह पॉलन ट्यूब को आगे की ओर बढ़ने के लिए, ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक तक जाने के लिए दिशा निर्देशित करने का काम करती है, ठीक? अब देखो क्या है। एम्ब्रायो सेक तक पहुंचते पहुंचते वेजिटेटिव सेल नष्ट होने लगता है। एम्ब्रायो सेक के पास पहुंचते पहुंचते जो है ना वेजिटेटिव सेल नष्ट होने लगता है और ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक का एक सिनर्जिड भी नष्ट हो जाता है। ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक का एक सिनर्जिड भी नष्ट हो जाता है। बताए थे ना कि एक सिनर्जिड फट जाता है, उसके अंदर से कुछ केमिकल्स निकलता है और वो केमिकल्स पॉलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसको दिशा निर्देशित करता है और फिर जब तब जाकर के वो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक में प्रवेश करता है, वो भी दूसरे सिनर्जिड को तोड़ते हुए अंदर जाता है, ठीक है? अभी सब बात हम बताए थे, ठीक? आगे देखते हैं क्या है। सिनर्जिड नष्ट होने के दौरान, देखो लिखा है ना, सिनर्जिड नष्ट होने के दौरान कुछ केमिकल्स का स्राव करता है जो कि पॉलन ट्यूब को एम्ब्रायो सेक में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, पॉलन ट्यूब के एम्ब्रायो सेक में प्रवेश करने के लिए दिशा निर्देशित करता है। यानी कि जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सेक में प्रवेश करने वाला रहता है तो पहले पॉलन ट्यूब के अंदर का वेजिटेटिव सेल नष्ट हो जाएगा और दो सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड टूटेगा, उसके अंदर से कुछ केमिकल्स निकलेगा और वो केमिकल्स पॉलन ट्यूब को एम्ब्रायो सेक में आने के लिए दिशा निर्देशित करेगा, ठीक? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। पॉलन ट्यूब शेष बचे हुए एक सिनर्जिड को भेदते हुए उसके अंदर प्रवेश करता है। यानी कि पॉलन ट्यूब जो है वह
शेष बचे हुए एक सिनर्जिड को भेदते हुए उसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक, आगे देखो क्या है, पोलन ट्यूब के शीर्ष भाग पर एक छिद्र बनता है ना, पोलन ट्यूब के शीर्ष भाग पर एक छिद्र बनेगा जिससे पोलन ट्यूब का दोनों मेल गैमेट टूटे हुए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यानी कि पोलन ट्यूब के शीर्ष भाग पर छिद्र बनेगा और पोलन ट्यूब के अंदर का दो मेल गैमेट वह टूटे हुए, यानी कि जिस सिनर्जिड को तोड़ते हुए अंदर गया था ना, उसी के साइटोप्लाज्म में दोनों मेल गैमेट निकल जाता है। और क्या लिखा है, इस प्रकार दोनों मेल गैमेट्स ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में पहुंच जाता है और इस दौरान एंटीपोडल सेल्स भी नष्ट होने लगता है। ये एंटीपोडल सेल भी धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होने लगेगा। तो यहां से यहां तक में हम लोगों ने समझा कि पोलन ग्रेन का दोनों मेल गैमेट ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में आ जाता है। अब क्या होगा, वही एक मेल गैमेट का फ्यूजन एग सेल के साथ, दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक, तो अगले पेज के साथ आते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। हम लोग इतना तो समझ गए ना कि पोलन ग्रेन का दोनों मेल गैमेट ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में आ चुका है। इसके आगे ध्यान देना है। ठीक है, ये सब प्रोसेस पता है ना कि एक मेल गैमेट जुड़ेगा एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट जुड़ेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये सब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करता है। एक मेल गैमेट जुड़ जाएगा एग सेल के साथ और बनाएगा जायगोट। ठीक है, इस क्रिया को सिनगेमी कहते हैं। इस क्रिया को सिनगेमी कहते हैं। हिंदी में इसको युग्मक संलयन कहते हैं। सिनगेमी को हिंदी में युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक, अब आगे देखो क्या है। एक अन्य मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉयड, जो कि दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर के बना हुआ है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN का निर्माण करता है। बोले थे ना कि जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ेगा और एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनाएगा। उस ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है और इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सिनगेमी, सेकेंड फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, आगे देखो। इस प्रकार ओव्यूल के एक ही एम्ब्रायोसेक में दो प्रकार का फर्टिलाइजेशन कौन कौन, तो एक है सिनगेमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन संपन्न होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर होता है। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन अगर कहीं हुआ तो समझो कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स होगा, वो पुष्पी पौधा होगा, वह एंजियोस्पर्म ग्रुप का पौधा होगा। ठीक है, तो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा और किसी अदर ग्रुप के प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, आगे देखो क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मेल गैमेट एग सेल से जुड़ा, क्या बन गया, जायगोट सिनगेमी। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ा, क्या बन गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कहला गया ट्रिपल फ्यूजन। तो एक हो गया सिनगेमी, एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन और इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात सेंट्रल सेल को हम प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यानी PEC कहते हैं। ये जो बड़ा सा सेल है ना, इसको हम अब क्या बोलेंगे, पहले बोलते थे इसको सेंट्रल सेल, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन हो गया इसके बाद अब हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल PEC बोलेंगे। आगे देखो क्या है। PEC यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल या PN यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है विकसित होकर इंडोस्पर्म का निर्माण करता है और जायगोट विकसित होकर के एम्ब्रायो का निर्माण करता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस विकसित होकर देखो क्या बनाया, इंडोस्पर्म। जायगोट विकसित होकर आगे चलकर क्या बनाया, एम्ब्रायो। ठीक, आगे देखो क्या है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में पहले इंडोस्पर्म विकसित होता है। पहले क्या बनेगा, इंडोस्पर्म। इसके पश्चात जायगोट से एम्ब्रायो विकसित होता है। पहले इंडोस्पर्म विकसित होगा, इसके बाद जायगोट से एम्ब्रायो विकसित होगा। और क्या है, इंडोस्पर्म विकसित हो रहे एम्ब्रायो को
फूड यानी कि भोजन या पोषण प्रदान करता है। ये जो एंडोस्पर्म है ना, इसमें फूड जमा है और यही फूड किसको मिलेगा? एम्ब्रायो को, विकसित हो रहे एम्ब्रायो को मिलता है। ठीक, आगे लास्ट लाइन देखो क्या है, डबल फेटलेशन की खोज, इसकी खोज 1898 ईस्वी में नावस्सिन तथा गिगनार्ड ने लिलियम और फ्रिटिलेरिया के पौधे में किया था। यानी कि 1898 ईस्वी में नावस्सिन और गिगनार्ड, दो साइंटिस्ट ने मिलकर के लिलियम और फ्रिटिलेरिया नाम के पौधे में सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को देखा था। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है? ठीक, तो अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सब मत नहीं सोचना है कि कितना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक है आज उसको ख़त्म करना है, ख़त्म करेंगे, कंप्लीट होगा, तुम्हारा कोर्स पूरा होगा और आगे हम लोग फिर अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस टॉपिक को हम पार्ट वाइज करके हम पढ़ाएंगे ना, 2-3 लेक्चर बना देंगे ना, तो फिर तब तो पीछे के लेक्चर का सब कुछ भूल जाओगे और फिर आगे का भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए लेक्चर बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ना है। जरा सा देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ सिनगेमी और सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी में देखो क्या होगा, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ में जुड़ता है, जुड़ने का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाया, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी बोलेंगे। और जैसे सिनगेमी होगा तो क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। मेल गैमेट हैप्लॉइड, एग सेल हैप्लॉइड, तो दोनों के मिलने से डिप्लॉइड जायगोट बना। जायगोट फिर आगे चल करके एम्ब्रायो का निर्माण करेगा, जायगोट आगे चल करके विकसित होगा और क्या बनाएगा? एम्ब्रायो बनाएगा। ठीक, और फिर ये जो सेकेंड मेल गैमेट है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा, इसको भी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और वो विकसित होकर के फिर क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। तो यहाँ पर मेल गैमेट हैप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड, तो 2n और n मिला तो बनने वाला न्यूक्लियस 3n, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है और उससे फिर आगे चल करके जो एंडोस्पर्म बनेगा सेल्स का ग्रुप, इसका भी ये इस एंडोस्पर्म का भी सभी सेल्स ट्रिप्लॉइड ही होता है। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो बोलेंगे ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3n के रूप में रहता है। ये पूरी कहानी समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम सबको जो लिखना है, पहले हेडिंग बना देना है। जो हेडिंग फर्स्ट जब हम बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसमें था ना हेडिंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या डबल फर्टिलाइजेशन, उसका हेडिंग बना करके पहले जितना भी चीज लिखा दिए हैं एक तरफ से सब कुछ को लिख लेना है और सबसे लास्ट में वही 3-4 फिगर बनाना है। जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट में फिगर था ना, एक पिस्टिल का फिगर, उसमें पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा था, वो फिगर बनाना है। और जो पॉलन ग्रेन का 2 फिगर था वो भी बनाना है। और सबसे नीचे में ये चारों फिगर बना लेना है। ठीक, तो पहले हेडिंग बनाना है फर्टिलाइजेशन का, पूरा भाषा लिख लेना है पॉइंट वाइज, उसके बाद नीचे में सारे फिगर को बना लेना है। और इस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये समझ लो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी विकसित होकर के बनता है फल। ओवरी विकसित होकर क्या बनाएगा? फल। ओव्यूल विकसित होकर क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। बनाएगा ना? ओवरी से फल बनेगा, ओव्यूल से बीज बनेगा और ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायोसेक है। और ये भी हम देख रहे हैं कि एम्ब्रायोसेक के अंदर में एंडोस्पर्म बना हुआ है और एम्ब्रायो बना हुआ है। यानी कि ओव्यूल के यानी कि बीज के अंदर में ये 2 चीज प्रेजेंट रहता है। बीज के अंदर में एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो प्रेजेंट रहता है। बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है, बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है। तो आखिर बीज में क्या है जो कि एक्चुअल में अंकुरित होकर के नया पौधा बना सकता है? वो है एम्ब्रायो। बीज के अंदर में जो एम्ब्रायो रहता है ना, यही अंकुरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है। और एंडोस्पर्म का क्या काम है? तो नया पौधा को बनाने में इसका कोई योगदान है नहीं। एंडोस्पर्म केवल एम्ब्रायो को थोड़ा थोड़ा भोजन सप्लाई करते रहता है और 6 महीना, साल भर या 1.5-2 साल तक भी ये जो एंडोस्पर्म है एम्ब्रायो को भोजन सप्लाई करते रहता है। एक बीज के अंदर में एम्ब्रायो जीवित रहता है। क्यों जीवित है? उसको भोजन कहाँ से मिल रहा है?
क्योंकि उसको एंडोस्पर्म से भोजन मिलते रहता है। तो बीज के अंदर में एंडोस्पर्म एम्ब्रायो को भोजन प्रदान करते रहेगा और ये एम्ब्रायो लंबे समय तक जीवित रहेगा। इसी एम्ब्रायो में अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करने की क्षमता होती है। हम लोग अगले क्लास में एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, हम लोग एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। और आज जो भी हम लोग पढ़े फर्टिलाइजेशन के बारे में, अगले लेक्चर में यहाँ से हम बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछेंगे, इस टॉपिक से बहुत सारा हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। तो तुम सबको क्या करना है, अच्छे से इस टॉपिक का रिवीजन करना है और जो क्वेश्चन हम पूछेंगे अगले लेक्चर में उसका आंसर भी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। तो आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन किस तरह से संपन्न होता है, सिनगेमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ये सब कुछ आज हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में इस बात को समझा, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।